स्वागत के लिए और आप सबों को प्रेरित करने के लिए मैं प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक और ग्रामीण विश्वविद्यालय के अनुशासक प्रोफेसर डी एन विवेका सर को आमंत्रित करता हूँ। डायरेक्टर डॉक्टर राम शेखर जी को मुख्यमंत्री व्यवसाय पाठ केंद्र इस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय अपने दिव्य रजिस्ट्रार साहब और अन्य पदाधिकारी जो इसमें सहयोग किए हैं सबके प्रति हम सम्मान और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। यह उत्प्रेरण केंद्र में आज जो कार्यक्रम है यूँ तो मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ अपने अनुज डॉक्टर सुधांशु शेखर जी को कि कुल सचिव महोदय को अभिनंदन करने का, चादर पहनाने का यह सुअवसर उन्होंने मुझे दिया, इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अग्रज विश्वविद्यालय के DSW, पूर्व डीन सोशल साइंस विभागाध्यक्ष पॉलिटिकल साइंस और राजनीतिक शास्त्र के उद्भव विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार बाबू, इस कार्यक्रम में उपस्थित BN मंडल विश्वविद्यालय के शानदार को सचिव मिहिर बाबू, हमारे बगल में बैठे हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गगन अत्री, डेवलपमेंट ऑफिसर BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, विभागाध्यक्ष एंशिएंट हिस्ट्री PG BNMU, डॉक्टर शंकर मिश्रा, विभागाध्यक्ष साइकोलॉजी AP कॉलेज मधेपुरा, साथ में ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स BN मंडल यूनिवर्सिटी माननीय सीनियर सदस्य अनुज डॉक्टर रंजन कुमार और विश्वविद्यालय के कर्मठ कर्तव्यपरायण पदाधिकारी युवा स्मार्ट मोहित कुमार गुप्ता जी जो विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर हैं, जिनके नेतृत्व में मैंने एक बार कहा था रजिस्ट्रार साहब को कि आप हीरे की पहचान करने में माहिर हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और उसी खोज में डॉक्टर मोहित को खोजा गया है कोयले की खान से जो आपके और उनकी चमक से विश्वविद्यालय का काम धाम बहुत तेजी से निपट रहा है। और इस कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर सुधांशु जी, जिनके आदेश निर्देश और क्या कहते हैं अनुयायी में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन्हीं का आदेश था कि आज जो एडमिटेड बच्चे हैं ये उत्प्रेरण समिति के केंद्र के वे सारे लोग रहेंगे, तो सहभागी के रूप में आप छात्र जो यहाँ नामांकन ले चुके हैं मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी चाहत और दिल में जो जज्बा है उसको मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। आपकी उपस्थिति को भी मैं नमन करता हूँ। इतनी गर्मी में आपके भीतर कहीं न कहीं उत्प्रेरणा का एक स्रोत है जो आपको जागृत करके यहाँ तक लाया है कि आप एडमिशन लें, उसमें उड़ाना पड़े और अपने भाग को सवारे सजाए। इसीलिए आप बहुत बहुत स्वागत और तारीफ के काबिल हैं। उपस्थिति दर्ज कर रही है कि आप में जज्बा है। तो इस संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो जज्बा उत्पन्न हुई है, जो चाह दिल में उत्पन्न हुई है, उड़ने की जो लगन पैदा हुई है माइंड में, उसको बरकरार आप रखेंगे, यह उम्मीद हम करते हैं। क्योंकि दशरथ माझी का आपने नाम सुना है, घटना उसके पीछे जो भी हो, बड़ी उत्साहित होकर पत्नी की याद में कहिए द्रवित होकर
उन्होंने छेनी हथौड़े से पहाड़ काटना शुरू किया। तो जज्बा तो पैदा हुआ, लेकिन अगर वो 10 दिन तक काट के फिर भाग आता तो क्या दशरथ मांझी बन पाता? नहीं बन पाता। तो जब तक वह अपनी मंजिल तक पहुंचा नहीं, चाहे उसमें जितने वर्ष लगे, छेनी हथौड़ा से काटने में जितने वर्ष लगे, तब वह दशरथ मांझी को जानते हैं। अब 10 दिन तक काट के वह आ जाता, घर में बैठ जाता, तो कदापि आप दशरथ मांझी का नाम नहीं जान। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो जज्बा उनके भीतर था, जो प्रेम पत्नी के लिए पैदा हुआ था, और उस परिस्थिति में जो घटनाएं घटी थी, उस जज्बा को वह अंतिम मंजिल पाने तक कामयाब रखा और कंटिन्यू रखा। मेरा संदर्भ आपसे भी है कि आप उत्साहित हैं, आपके भीतर जज्बा है, पाने की ललक है, लेकिन यह जज्बा 10 दिन में खत्म नहीं हो जाना चाहिए। मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं प्राक प्रशिक्षण केंद्र का डीएम साहब आए थे इसी कार्यक्रम में, मैंने उन्हें भी कहा था कि बच्चे तो एडमिशन के लिए है 60, मैंने उन्हें भी कहा था, और मेरी बातों को उन्होंने अपने भाषण में कोट भी किया था कि एडमिटेड है 60, आते हैं कितने 10। तो ये विडंबना नहीं है क्या? यह दुख की बात नहीं है क्या? और इसीलिए नहीं आते हैं कि उसे ये कोचिंग सेंटर कुछ लेता नहीं है। आपसे 2 लाख लेता है तो बीएड में हो जाते हैं, आपसे मेडिकल कॉलेज लाख का लाख लेता है तो एक दिन भी अब्सेंट नहीं होते हैं। और यहाँ हम आपसे एक पैसा नहीं ले रहे हैं तो आगे नेता 38 बच्चा में गुंगी खेल देते हैं, उसमें यही फकरा पड़ते जाती है, आगे नेता 38। तो यह 38 वाली बात आप मत कीजिए। आपकी उत्साह बनी रहे, अंतिम तक बनी रहे, आपके मंजिल पाने तक बनी रहे, ताकि आपके फोटो अखबार में छपे, किसी कोचिंग का देखिए फलाना नेट कंप्लीट किया, यही बच्चा हमारा प्रोफेसर बन गया, यही बच्चा हमारा वीडियो बन गया। और जिस दिन वो अखबार हम पढ़ेंगे आपको भी खुशी होगी, लेकिन उससे अधिक खुशी हम शिक्षकों को भी होगी। तो आप अपनी खुशी के लिए भी, हम शिक्षकों की खुशी के लिए भी, और बीएड मंडल की खुशी के लिए आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि हम गर्व से सर उठा के कह सके ये बच्चा जो किया है ये तो मेरे विश्वविद्यालय का बच्चा है, ये तो मेरे कोचिंग का बच्चा है, और इससे मेरा सीना चौड़ा हो सके। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, आपको आगाह करना चाहूँगा कि स्थिति वह प्राक प्रशिक्षण केंद्र का नहीं हो जहां हमने कम डिटेक्ट करने के लिए कहा है कि कौन कौन बच्चे एब्सेंट हैं, और मैं उसका लिस्ट बना रहा हूँ, सारे का नामांकन निरस्त कर रहा हूँ। जो डीएम साहब भी कहे कि जब सीट नियमित है तो आप जगह क्यों छेड़ते हैं? जगह छेड़ने की क्या आवश्यकता है? एडमिशन में को जगह छेड़ दो और दूसरे बच्चे को आने का मौका नहीं दो। तो अगर आप जगह छेड़ते हो तो अपनी मंजिल तक पाने का संघर्ष आप करते रहे, जिसमें आपकी भी बड़ाई है और उसमें हमारा भी सिर फक्र से ऊपर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः धन्यवाद, पुनः आभार, और यह जज्बा होने की जो चाहत है या बनाए रखे, इसी विश्वास के साथ पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए हम आपके आभारी हैं, और निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी उसे अपने जेहन में उतारेंगे। और चूँकि माननीय कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय को बुला रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे पहले सर का हम आशीर्वचन ले लें। कुल सचिव प्रोफेसर बुला रहे तो सबको बुला के देखिए। सबको सादर प्रणाम। इस दीक्षारंभ कार्यक्रम जो चल रहा है उसके अध्यक्ष महोदय, सम्मानित DSW महोदय, डॉक्टर साहब, डेवलपमेंट ऑफिसर साहब, शंकर बाबू, मोहित जी, रंजन जी, इसके सिवा और सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम के जो डायरेक्टर हैं, निदेशक, मेरे नज़रिया से सबसे सक्षम पदाधिकारी को उसका निदेशक बनाया गया है। इसीलिए इसका भरपूर लाभ उठाएं और
आप लोग खुद बड़े हैं, खुद समझते हैं, बहुत इसमें गार्जियन भी होंगे जो नेट क्वालिफाई करने के लिए जो मदद होगा, मतलब ये परामर्श केंद्र आपको परामर्श देगा और तराशेगा। मेहनत आपको करनी है, जैसा कि विवेका बाबू डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेहनत आपको करनी है। हम लोग केवल गाइडलाइन देंगे, उसमें आप लोगों की सहभागिता जरूरी है, तो क्योंकि फ़ायदा आप ही को होना है। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद सर। मुझे एक तकलीफ रहेगी क्योंकि मैं कार्य व्यवस्था के कारण जा रहा हूँ, जो अपने DSW महोदय का नहीं सुन सका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं कि आपने इतनी व्यस्तता में भी हमारे लिए समय निकाला। और मैं चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी प्रोफेसर ललन प्रसाद अत्री सर हम लोगों को आशीर्वाद दें। मुख्यमंत्री व्यवसायिक कार्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र के दीक्षारंभ के अवसर पर हमारे बड़े भाई राजनीति शास्त्र के उद्भट विद्वान, आप सबको जानकारी में दूं, इनके आलेख भारत में ही नहीं विश्व के अनेक देश में, पाकिस्तान, लंका, अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस, माने अंतर महादेशीय विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख छपते रहे। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि ऐसे हमारे DSW साहब हैं। राजकुमार राव, हमारे कुलानुशासक डॉक्टर PN विवेका सर, डॉक्टर शंकर राव, डॉक्टर मोहित गुप्ता जी और इस केंद्र के रंजन यादव जी सीनेटर और इस केंद्र के निदेशक कर्मठ लगनशील डॉक्टर सुधांशु शेखर एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पूरे बिहार में 7 विश्वविद्यालय को ही ऐसा केंद्र दिया गया है। यह हम लोग का सौभाग्य है। हमारे कुलपति महोदय के प्रयास से, विश्वविद्यालय के प्रयास से बिहार सरकार ने यह केंद्र दिया और इस केंद्र का लाभ आप लोग कितना उठा पाते हैं, आप लोगों के जिज्ञासा, आप लोगों के लगन, आप लोगों की उत्कंठा पर निर्भर करता है। आपको सक्षम शिक्षक दिया जाएगा, मेहनत आपको करना है, हम लोग मार्गदर्शन और प्रेरणा देंगे। यहाँ पूर्व में भी चला था, बहुत पूर्व 2000 ईस्वी के आसपास, उसमें पढ़े हुए लड़का आज SP हैं और वो आज भी कहता है कि सर आप जो पढ़ाए थे मौर्य वंश, गुप्त वंश, आज भी हमको याद है। तो आज गौरव होता है कि हमारे पढ़ाए हुए उस क्लास के लड़के SP हैं, कोई BDO है, कोई SDO है, कितने प्रोफेसर। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लड़का आया, गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री में प्रोफेसर है, मिठाई लेके ऑफिस में आया कि सर हमको इंटर में पढ़ाए थे 8 में, आप आज दिल्ली चले गए, TP कॉलेज से इंटर करके आप पढ़ाए सर, हम अभी प्रोफेसर हैं, 22-30 लाख की गाड़ी पर पत्नी के साथ है, मिठाई लेके आए। तो गर्व होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र ऐसा कर रहा है। आप लोगों से भी यही अपेक्षा है, उस पर हम शिक्षक जो हमारे निदेशक महोदय हैं आपको सतत प्रेरणा देने का काम करेंगे। मेहनत आपको करना है और मेहनत कीजिएगा तो कोई चीज़ असंभव नहीं है दुनिया में। कोई चीज़, आपकी कल्पना होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। आप सोच लीजिएगा कि हमको यह करना है तो भगवान भी आपको रास्ता दिखाते चले जाएंगे। हमको सिंहेश्वर स्थान जाना है तो हम सीधी रूट पकड़ेंगे, कैसे जाना है। अगर भाया मीडिया हम सहरसा होकर चले गए, हम मुरलीगंज होकर चले गए तो हमको समझ लेगा मेहनत भी बेकार जाएगा। तो एकदम लक्ष्य निश्चित करना है कि लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए हमको जो काम करना हो
मेहनत करना हो, जैसे हो, जहाँ से संसाधन जुटाना हो, आपके निदेशक महोदय सब उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मेहनत आपको करनी है। मेहनत एक साधारण उदाहरण देते हैं। एक मधेपुरा का साधारण लड़का और आज जबलपुर IIM का डायरेक्टर बना है, आलमनगर का, यहाँ से पढ़ा और बाद में BHU में प्रोफेसर हुआ। आज वो IIM जबलपुर का निदेशक डायरेक्टर बना है। तो उसको लगन थी कि हम कुछ करें। ऐसी लगन आपको भी होनी चाहिए। सब चीज़ का लगन होता है। इस चलते आप सबको शुभकामना है कि इस विश्वविद्यालय, इस केंद्र का नाम हो, लेकिन प्रयास मेहनत आपको करना है। आप लोग जीवन में सफल हों, इसी सद्भावना शुभकामना के साथ आज दीक्षारंभ में आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम विद्यार्थियों का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि छात्रों की ओर से भी कुछ प्रतिनिधित्व हो। इसलिए हम राजनीति विज्ञान विभाग के शोधार्थी और विश्वविद्यालय के माननीय सीनेट सदस्य रंजन जी से अनुरोध करेंगे कि आप भी अपनी बात रखें। सबसे पहले आज दीक्षारंभ मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम और मार्गदर्शन उत्प्रेरण केंद्र का आज दीक्षारंभ है। तो आप सभी का आज के दीक्षारंभ में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आप सबों के बीच उपस्थित इस विश्वविद्यालय के BSW और हमारे गुरुदेव प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार सिंह सर, इस विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी ललन प्रसाद अत्री सर, डॉक्टर PN विवेका सर, नोडल पदाधिकारी मोहित गुप्ता सर, शंकर मिश्रा सर, और सबसे पहले तो मैं इस पाठ्यक्रम जो उत्प्रेरण केंद्र है, जिसको कि इस विश्वविद्यालय हम सर लोगों के माध्यम से पता चला कि बिहार में 7 ही विश्वविद्यालय को यह मिला। तो सबसे पहले तो मैं इस विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उनके अथक प्रयास से, और इसमें सबसे ज़्यादा जिनका अथक प्रयास रहा वो इस विश्वविद्यालय के सबसे कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिनके सफल प्रयास से यह केंद्र हम सभी को यहाँ इस विश्वविद्यालय में मिला। आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि इस तरह के अन्य केंद्र भी पूर्व में विश्वविद्यालय में खुले हैं, लेकिन हम सभी छात्रों में एक पिछड़ा, कोसी का क्षेत्र एक पिछड़ा इलाका हम लोग मानते हैं। तो हम सभी में एक धारणा यह है कि और सरकारी चीज़ है, क्या जाएंगे। यहीं के छात्र बाहर में हम लोग जाते हैं, कोचिंग में पैसा देकर हम लोग क्लास करते हैं और वहाँ से जो है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करके हम लोग वहाँ तैयारी करते हैं। लेकिन अभी हम लोग आपको बता दें कि इस विश्वविद्यालय में भी काफ़ी नामचीन शिक्षक जो कि विभिन्न संस्थान से, देश के विभिन्न नामचीन संस्थान से आज हमारे बीच उपलब्ध है। उदाहरण के लिए हम यहाँ आपके बीच उपस्थित है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध किए हैं और हमारे विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री के शिक्षक सर ने बताया कि राजकुमार सर से मैं भी उनका छात्र रहा हूँ और यहाँ भी बहुत सारे छात्र यहाँ उपस्थित हैं। सर का जो है आलेख अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रों में रोज हम लोगों को देखने को मिलता है और हम लोग उससे मार्गदर्शित होने का काम करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप इस केंद्र के माध्यम से आपके सहयोग से ही यह केंद्र का जो है मतलब जो विजन है वो सफल हो पाए। आप सभी की सहयोग की अपेक्षा है और यहाँ पे सभी विषयों में लगभग अभी जो हाल में BPSC से जो भी शिक्षक आए हैं और अभी विश्वविद्यालय सेवा बोर्ड से भी हिंदी में बहुत सारे शिक्षक ऐसे आए हैं जो कि इस केंद्र में उनका भी सहयोग प्राप्त होगा। तो आप सभी से आग्रह होगा कि इस केंद्र में उनका भी मदद ले और आप लोग भी उनसे मदद लेकर सफल होंगे। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, हम आपके आभारी हैं। आपने हमारे लिए समय निकाला और निश्चित रूप से छात्रों को प्रेरित करने में आप जैसे छात्र नेताओं की बड़ी भूमिका है।
क्योंकि आप ही छात्रों से जुड़े रहते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। हम लोग का जो अपना काम रहता है इसलिए हम चाहेंगे कि हमको हमेशा आपसे सहयोग मिले। हम आपके प्रति आभारी हैं और निश्चित रूप से मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा, इसी में हम लोग आजकल भी बैठक करने वाले हैं और हम लोग पूरा टीचर्स का एक पैनल बनाएंगे और हम लोग चाहेंगे कि बेस्ट टीचर जो हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं और बिहार एवं देश के अन्य जगहों पर भी वो टीचर उपलब्ध हैं, हम उन सबों की सेवा आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। और आप सबों से अनुरोध है, जो कि पहले ही हमारे बड़े भाई विष्णु विवेका सर ने आप सबों से कहा है कि कलम आप लोगों को रखनी है, मेहनत आप लोगों को करनी है और आपके मेहनत से ही हम लोगों का काम होगा। आप मेहनत करेंगे पूरे विश्वविद्यालय का, पूरे हमारे मधुबा क्षेत्र का, पूरे कोसी क्षेत्र का नाम होगा और हमारी छवि बदलेगी। इसलिए आप सबों पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं चाहूँगा हमारे बीच हमारे बड़े भाई मनोविज्ञान विभाग कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र जो मौजूद हैं, आप भी संक्षेप में अपनी बात करें। उपस्थित इस कार्यक्रम में DSW साहब, गुलाम शासक महोदय, विकास पदाधिकारी, सीनेट सदस्य, हमारे नोडल साहब और सुधांशु जी, हम आपको इस अवसर पर 3 बातें कहना चाहते हैं। यदि 3 बातों को आप लोग बढ़िया से अमल में लाइएगा तो नेट क्या बढ़िया प्रतियोगिता परीक्षा आप UPSC BPSC कम्पीट कर जाएगी। 3 बातों पर गौर यदि कीजिएगा। पहली बात है, नियमित रूप से आप अध्ययन करने के लिए क्लासरूम में आओ। नियमित रूप से, इसको ऐसा मत समझिएगा एक बार आ गए कल नहीं आए, ये क्योंकि जो एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर या कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे वो आप नहीं पढ़ पाइएगा, आपको लाभ नहीं है। नियमित अध्ययन, नियमित वर्ग कक्षा में आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, आप जब यहाँ से जाते हैं घर तो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार घर में उसको अध्ययन करना जरूरी है। केवल आप रह जाइएगा हमारे क्लासरूम के लेक्चर पर आधारित रह जाइएगा, इस पर आप चुपचाप कहिएगा हम सुन के चल आए, पढ़ के चल आए, तो उससे नहीं हो। आपको घर में समय देना होगा। इसके बाद है आपको मूल्यांकन बीच बीच में करते रहना है। मूल्यांकन का तरीका है कि कोई सेट उठा के हम बनाएं, या हम जो पढ़े हैं उसमें से हम उस सेट में से कितना बना पाते हैं। उस सेट का तो की भी कोई भी पुस्तक है उसको आप लेकर के उसको बनाने का प्रयास कीजिए और उसका उत्तर मिलाइए, देखिए हम कितना बना पाए। ये निरंतर आप करते रहिएगा तो 1 महीना में आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा। विश्वास जगेगा नहीं, कुछ हम सीखने लगे हैं, कुछ हम जानने लगे हैं और जो बताया जा रहा है उसके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं, तब आप में और उत्साह और उमंग जगेगा और निरंतर अभ्यास करते हुए आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो सकते हैं, कोई भी पदाधिकारी बन सकते हैं। इसी जोश और जज्बा को आप बरकरार रखते हैं तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसी आह्वान के साथ, इसी आशा विश्वास के साथ आप लोग इस 3 बातों को ध्यान में रखिएगा। जय हिंद, जय। मैं चाहूँगा कि मोहित सर 2 मिनट अपनी बात रखें, फिर इनसे क्लास भी आज होगा। आज 2 क्लास आप लोगों का होगा, एक तो राजकुमार सर लेंगे और एक मोहित सर लेंगे, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट में हम चाहेंगे कि अपनी बात भी रखेंगे। Very good afternoon. Very good afternoon to the chairman of this orientation program, Professor Rajkumar sir, DSW of this university, our Proctor sir, Development Officer, सुधांशु जी जो यहाँ पे डायरेक्टर हैं इस प्रोग्राम के, शंकर जी एंड ऑल माय गुड फ्रेंड्स। मैं ये बोलूँगा कि मैं क्लास लेता हूँ प्राग प्रशिक्षण केंद्र में और मैं ये नोटिस करता हूँ कि बच्चे आते हैं, बहुत ही कम बच्चे आते हैं और रेगुलर तो कोई भी नहीं। कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन छोड़ देंगे, कुछ दिन आएंगे, कुछ दिन छोड़ देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नाम हटवा लीजिए, किसी ऐसे स्टूडेंट को अलाउ कीजिए जो पढ़ने में इंटरेस्ट है। सेकेंड पॉइंट में ये बोलूँगा कि अगर आप आ रहे हैं तो आप रेगुलरली आइए और जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको घर पे जाके एक बार रिवाइज जरूर कीजिए।
सिर्फ हमारे बोलने से आपको याद नहीं रहेगा और उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप आ रहे हैं तो एक बार घर पे ज़रूर पढ़िए। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आपको क्या पढ़ा रहा है, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सब जगह आपको नॉलेज मिल जाएगी। आजकल इतना ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सही दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। आप लिमिटेड सोर्सेज रखें और अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो आप यहाँ पे आके क्लियर कीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद 2 बार क्लियर किया है और ऑल इंडिया रैंक 24 के साथ किया है, लेकिन विदाउट एनी कोर्स, सिर्फ सेल्फ स्टडी के बेसिस पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। और कंसिस्टेंटली पढ़ना है आपको। कुछ दिन नहीं पढ़ पाए तो ठीक है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली 2 घंटे 3 घंटे आप डेफिनेटली आप पढ़िए, आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे लाइक 2 बैचेस हैं, एक साइंस का बैच है और एक आर्ट्स का बैच है, मतलब सोशल साइंस का बैच है। तो सोशल साइंस में UGC रहता है, लेकिन साइंस में CSIR और UGC कंबाइंड टेस्ट होती है। उनका सिलेबस अलग है और जो आर्ट्स वाले हैं उनका सिलेबस अलग है। आर्ट्स वाले में पेपर 1 जो कंपलसरी है, आपको उसमें पास होना है। 50 क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो आपके लिए बेस्ट बात है। लेकिन साइंस में नेगेटिव मार्किंग है, वहाँ पे पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C रहता है। और पार्ट A में आप चाहे 0 मार्क्स भी लेके आए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट क्लियर है। लेकिन आप लोगों के लिए प्रिलिमिनरी जो पार्ट 1 है वो करना ज़रूरी है, उसमें पास होना ज़रूरी है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, दैट आई एम श्योर। तो मैं बस यही बोलूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलरली आए और घर पे जाके ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब साथ सामाजिक विज्ञान संकाध्यक्ष भी रहे हैं और संप्रति अध्यक्ष कल्याण संकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं। और मैं आप बिना समय गंवाए सहयोग करता हूँ, आप आए और अपना अध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार सिंह सर। आज दीक्षारंभ में हम सभी उपस्थित हैं और इस अवसर पर मैं अपने पुरानुशासक विवेका जी, विश्वविद्यालय के विकास पदाधिकारी और एंशिएंट हिस्ट्री के विभागाध्यक्ष ललन अद्वी जी, हमारे केमिस्ट्री विभाग के और विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी मोहित गुप्ता जी, हमारे छोटे भाई के समान और विश्वविद्यालय के संभवतः सबसे एनर्जेटिक पदाधिकारी दर्शन शास्त्र विभाग के सुधांशु शेखर जी, हमारे छात्र राजनीति विज्ञान विभाग के शोध छात्र रंजन जी, सारंग जी, इस वर्ग में उपस्थित हमारे छात्र और छात्राएं, आज बहुत ही हर्ष का विषय है। इस विश्वविद्यालय परिसर में पहले ही से एक कोचिंग संस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चलाया जा रहा है और अब
जब नेट और जेआरएफ के लिए भी उसी तरह के संस्थान की स्वीकृति हमें मिल गई है, तो अब हमारे विश्वविद्यालय का जो यह काम है, विद्यार्थियों को काउंसलिंग करने का, गाइड करने का, जीवन में वे जो बनना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक मदद करने का, अब यह काम करीब करीब पूरा हो गया है। आज चूँकि पहला क्लास है, अधिकांश लोग आज भी नहीं आए हैं, लेकिन आपकी उपस्थिति उतनी निराशाजनक नहीं कही जा सकती है। अगर इतने ही लोग आएंगे कम से कम, और इसमें से कुछ लोग अगर नेट जेआरएफ कर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि अगली बार से कई गुना अधिक भीड़ होगी हमारे पास। यह हम सबों के लिए गौरव की बात होगी। आप सभी विभिन्न विषयों से आए हुए हैं, विभिन्न जगहों से आए हुए हैं, विभिन्न पारिवारिक स्थितियों से आए हुए हैं। सबकी स्थिति एक समान नहीं है। आप सबों के पास ऊर्जा भी एक समान नहीं है और स्थिति भी एक समान नहीं है, लेकिन आप सबों में जो सबसे बड़ी समानता है वह है उम्र की समानता। अगर इसमें आपका डिटर्मिनेशन मिल जाए, आपका उद्देश्य मिल जाए, तो मेरा ख्याल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी करने के लिए बहुत सारा समय नहीं चाहिए, बहुत सारे वर्षों तक आपको उस पर काम नहीं करना है। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, उस लक्ष्य के अनुसार आप मेहनत करें, और जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो, ऐसे तो रेगुलर क्लास होंगे ही नेट और जेआरएफ के सिलेबस के अनुसार या उसके जो नियम परिनियम हैं उसके अनुसार, और हम लोग का यह उद्देश्य होगा कि हर साल अधिक से अधिक हमारे छात्र, इस संस्थान के छात्र नेट और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करें। लेकिन यह काम हमारे चाहने से नहीं होगा, यह काम आपके करने से होगा। हम तो चाह सकते हैं, चाहते आप भी हैं, लेकिन आपको चाहना भी है और करना भी है, क्योंकि समय आपका है, उसका उपयोग करना आपके ही हाथ में है, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। आप जब क्लास के लिए आएंगे तो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप मेरे पास होंगे। हम आपकी एक एक कठिनाइयों को सुनेंगे, उसे दूर करेंगे, चाहे वह पेपर फर्स्ट की कठिनाई हो, पेपर सेकंड की कठिनाई हो, लेकिन उसके बाद का जो समय है उसको आप कैसे व्यतीत करेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे, कितना आप उस पर होमवर्क करेंगे, यह सब कुछ आप पर निर्भर होगा। इसलिए आप जैसा करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। अब जहाँ तक इसके लिए उद्देश्य की बात है, तो इसमें नामांकन लेने का मतलब ही है कि आप नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं। अब तक आपने जो किया, एमए पास कर लिया है, अच्छे अंकों से पास किया है, लेकिन अब असली परीक्षा आपकी इसी में होगी। आप भी जानते हैं कि आपने एमए एमएससी करने में कितना मेहनत किया है। बहुत लोग हमारे शोध छात्र हैं, उनको भी यह पता है कि शोध करना कितना आसान या कितना कठिन है। लेकिन अब जो आप करने जा रहे हैं, उसको अगर आप पूरा कर लेंगे, तो कहीं भी समाज में किसी के भी सामने आपकी एक अलग छवि बनेगी। आज भी हम लोग के सामने कोई लड़का आता है, कहता है कि हम पीएचडी किए हुए हैं, और कोई कहता है कि हम नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। तो दोनों को हमारे लिए दोनों दो तरह के हो जाते हैं,
और दोनों का जो अंतर है वह जल्द ही हमें भी समझ में आ जाता है कि पीएचडी वाला कैसा है और नेट जीआरएफ वाला कैसा है, क्योंकि आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वह ऑल ओवर इंडिया है। एक बार आप नेट अगर कर जाएंगे तो आपको किसी भी विश्वविद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट में नहीं बैठना पड़ेगा। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ऐसे भी आपका मनोबल ऊंचा होगा, आपके ज्ञान का स्तर ऊंचा होगा और आप अपने सब्जेक्ट में तब दूसरे को भी बताने के लायक हो जाएंगे। अब शिक्षक तो ढेर सारे आएंगे इस क्रम में, फर्स्ट पेपर के लिए आएंगे, सब्जेक्ट के लिए आएंगे। कम से कम जितने हमारे छात्र हैं जितने विषयों के, उतने विषयों के शिक्षक को तो हम निश्चित रूप से आमंत्रित करेंगे और हम यह चाहेंगे कि हम आपको वैसे ही शिक्षक उपलब्ध कराएं जो खुद नेट और पीएचडी किए हुए हैं। क्योंकि अभी हिंदी की काउंसलिंग हुई है, बहुत विषयों में काउंसलिंग नहीं हुई है, लेकिन मैंने देखा कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक बहाल हुए हैं जो नेट भी क्वालिफाइड हैं और पीएचडी भी किए हुए हैं, प्लस वो अच्छी संस्थान से शिक्षा प्राप्त भी किए हैं। तो उनका एक दूसरा इमेज है हमारे सामने। तो हम वैसे लोगों को अधिक से अधिक इंगेज करेंगे इस काम में, और अगर उनको अधिक से अधिक हम इंगेज करेंगे तो चूँकि एज में भी बहुत असमानता नहीं होगी, बहुत का गैप नहीं होगा, इसलिए मेरा ख्याल है कि उनसे आपको इंटरेक्शन में भी सहूलियत होगी। कुछ पूछना भी होगा तो आपको कोई हिचक नहीं होगी, वो भी बता पाएंगे, कुछ उनका भी ज्ञान बढ़ेगा और फिर उन्हीं के बहाने आपका भी ज्ञान एक लेवल तक हो जाएगा कि जहां आप नेट और जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड कर जाएंगे। अब इस काम को जो हम लोग करेंगे तो हम लोग सिस्टमेटिक रूप से करेंगे। उसमें 2 पेपर है संभवतः नेट में। फर्स्ट पेपर है जो कंपल्सरी है और सबों के लिए समान है। उसमें कई टॉपिक्स दिए गए हैं, 9 या 10 हैं, उसमें 10 हैं और उसमें से 50 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। संभवतः उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है। आप लोगों में से अधिकांश जिन लोगों ने एक बार भी नेट दिया होगा उनको पता होगा। वर्तमान में तो उनको मुझसे भी अधिक पता इसलिए होगा कि मैं जिस समय इस पेशे में आया था उस समय नेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और मैं जिस समय इस पेशे में आया शायद आप में से कोई उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। मैं 83 में इस पेशे में आया, अब तो बहुत जल्दी मेरी विदाई भी हो रही है इस पेशे से। तो उस समय इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बार बार कई लोगों ने कहा कि नेट की तैयारी कैसे करें, पूछते भी लोग थे तो मैं बहुत सही रूप में उनको नहीं बता पाता था। लेकिन अब यह जब अवसर मिला और यह जब ऑफर मिला तो मैं सोचा कि क्यों नहीं इसको भी जान लिया जाए। कम से कम जो प्राइमरी बातें हैं वह तो सीखी ही जा सकती है, और जैसा कि आप भी जानते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी शुरू कर सकते हैं सीखना। अब हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी टाइप नहीं जानते, कंप्यूटर नहीं चलाते। मैं भी यही साल 1.5 साल में कंप्यूटर पर टाइप करना सीखा धीरे धीरे, तो कम से कम अपने काम के लायक तो मैं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन आपको सीखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अभी आपके सामने रोज़गार की समस्या है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, और आप जिस विषय से हैं, अगर मेडिकल में होते, इंजीनियरिंग में होते, किसी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में होते, तो अब आप में से अधिकांश लोग अब तक नौकरी में चले गए होते एज के हिसाब से। लेकिन आपने एक लंबा रास्ता चुना है कॉलेज में प्रोफेसर होने का, रिसर्च करने का, तो उसी के हिसाब से आपको मेहनत भी करनी होगी कि यह मौका आपसे नहीं चूके। इसमें चूँकि आपको लगातार मेहनत करनी होगी, वैकेंसी भी कम होती है,
और कहीं कहीं वैकेंसी होती है तो फिर उसमें पैरवी है, पैसा है, बहुत तरह की बात हो जाती है। लेकिन कहीं भी आपको इस तरह से अपने आप को पेश करना है, अपनी योग्यता में को इस लेवल तक ले जाना है कि कोई अगर एक बार आपको इंटरव्यू में बुला ले तो फिर आपको वह छांट नहीं पाए। उसके लायक बनाना आपको अपने हाथ में है। और जीवन में तो कठिनाइयाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ भी समस्या है, मेरे साथ भी समस्या है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं या बाहर में जितने लोगों को आप देखते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि किन्हीं के पास कोई समस्या नहीं है। वैसा व्यक्ति आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। सबके पास समस्याएं हैं और सब उन्हीं समस्याओं के बीच अपनी हिम्मत से, मेहनत से, उत्साह से, लगन से, दृढ़ निश्चय से सारे काम करते हैं। जो बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, जो बड़ा बड़ा काम करते हैं सामाजिक जीवन में, उनके साथ भी समस्याएं होती है। लेकिन समस्याओं के बीच वो घबराते नहीं हैं। इसलिए आपको भी नहीं घबराना है। समस्याओं से वो घिरे रहते हैं, तभी अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। चाहे वह पढ़ाई के प्रति ड्यूटी हो, ऑफिस की ड्यूटी हो, परिवार की ड्यूटी हो। तो इसलिए परिस्थिति जो भी हो जाए, लेकिन आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को छोड़ना नहीं है, उसको लगन से करना है, उत्साह से करना है और किसी तरह की कोई कमी नहीं महसूस होगी। आने वाले समय में हम आपको इस संस्थान में वैसे बुक्स भी अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि अभी तो आज शुरुआत है। इसमें फंड की कोई कमी नहीं है। इसके लिए बेंच डेस्क की व्यवस्था होगी, कंप्यूटर होगा, लाइब्रेरी होगी, जर्नल्स आएंगे। वो जितने सारी चीज़ें हैं वो सब हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। सिर्फ आपसे यही आग्रह होगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में निश्चित रूप से आएं। आप आएंगे तो आपका वर्ग होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं आएंगे, अगर आप विमुख हो जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा भी उत्साह खत्म हो जाएगा। हम भी उदासीन हो जाएंगे। 1, 2, 4 लोग आएंगे तो उनको हम भी कुछ सजेशन दे के उनको भी, जिसको देहाती भाषा में टरकाना कहते हैं, टरका देंगे। लेकिन अगर आप 25 की संख्या में आ जाएंगे, 30 की संख्या में आ जाएंगे, तो वैसी स्थिति में व्यवस्थित रूप से क्लास चलेगा, नियमित क्लास चलेगा। यह 6 महीने के लिए ही है। और बल्कि मैं तो यह कहूँगा निदेशक महोदय से कि हम लोग 15 दिन पर एक रिव्यू करें कि जो लोग नहीं आए हैं उनका नाम हम लोग हटा दें। क्योंकि आपको कोई फीस नहीं लगती है, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, बिल्कुल स्वेच्छा से सब काम करना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें, तो आप नियमित रूप से आएँ। अगर आप नहीं आएंगे तो आप जैसे लोगों की यहाँ कतार लगी हुई है, हम आपको हटा देंगे और उनको फिर शामिल करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई हिचक नहीं है। इसलिए जो लोग नहीं आए हैं आज, उनको आप यह बता दें कि अगर उनका यही रवैया रहेगा, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलना है। आप कॉलेज में नामांकन लेते हैं, नहीं भी जाते हैं तब भी आपका फॉर्म भरा जाता है। आप परीक्षा दे देते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है और आपको डिग्री मिल जाती है, जिसको आप पूरे भारत में, पूरी दुनिया में दिखाते हैं कि हम BA पास है, MA पास है और हमारा 80-90% है। यहाँ से वैसे दिखाने के लिए हम कुछ आपको नहीं देंगे। आप सिर्फ अपने आप को कितना तराश पाते हैं, कितना विकसित कर पाते हैं, यह आप खुद भी महसूस करेंगे। हमारा पूरा समाज देखेगा, विश्वविद्यालय देखेगा। इसलिए जो लोग आज नहीं आए हैं उनसे भी आप यह मैसेज दे दें कि अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो आपके बदले वहाँ किसी दूसरे को ले लिया जाएगा।
क्योंकि यह जो संस्थान खुला है यह विशेष वर्गों के लिए खुला है और उस वर्ग से जो आते हैं हम उनको ले लेंगे। ऐसे अभी जितने लोगों का चयन किया गया है तो उसमें से अधिकांश लोग MA MSc पास है, क्योंकि 6 महीना का कोर्स है, इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग भी अप्लाई किए जो BA में हैं। उनको हम लोगों ने कहा कि नहीं, जो MA हैं उनको हम पहले मौका देंगे, उनका एज बीत रहा है, समय बीत रहा है। जो BA में हैं वो फिर पास करेंगे, आगे आएंगे, उनको हम अगले बैच में मौका देंगे। अभी 2 बैच हमारा हुआ है, एक साइंस के लिए अलग है और फिर आर्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए और सोशल साइंस के लिए। तो कुल मिलाकर आप कहिए कि इसमें अभी 120 होंगे, 120 छात्र हैं और जितने लोग उपस्थित हैं आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। और यह जो जहां हम अभी बैठे हुए हैं यह हमारा अस्थाई वर्ग नहीं है, यह तो इमरजेंसी में है। हम लोग रूम की तलाश कर रहे हैं, वहाँ सारी व्यवस्था होगी, ब्लैक बोर्ड होंगे और जैसे वर्ग में आपको बताया पढ़ाया जाता है और आपसे फीडबैक लिया जाता है कहाँ आपको दिक्कत है नहीं है, उसी तरह से हम लोग एक एक पॉइंट पर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे प्रोफेशन में जो लोग हैं उनमें से अधिकांश की पढ़ाने की आदत छूट गई है, मेरी भी छूट गई है। निश्चित रूप से यह कहने में कोई हिचक नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं क्लास नहीं लेता हूँ या हमारे वर्ग के ही जब दूसरे लोग क्लास में नहीं जाते हैं तो वैसी स्थिति में हमारा ज्ञान भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसलिए नॉलेज के बारे में यह कहा जाता है कि यह कभी भी स्थिर रहने की चीज़ नहीं है, अगर नहीं बढ़ेगी तो घटेगी। यह आप पर भी लागू होता है और हम पर भी लागू होता है। अभी जैसे माइक के सामने बोलने में आपके पैर थरथराते हैं, मुझे भी अगर 10 वर्ष तक अगर वर्ग नहीं करना पड़े तो मैं भी जब बोलने के लिए उठूँगा तो मेरे भी पैर कांपेंगे। यह बिल्कुल नेचुरल है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन में फिर वह स्थिति ठीक हो जाएगी। इसलिए हम चाहेंगे कि जैसे हम लोग क्लास में करते हैं, जैसे हम लोग क्लास में इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ कोई भी डाउट होता है बच्चे पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर बहुत बड़ा विद्वान होता है और आप जो पूछेंगे उसका जवाब वह दे ही देगा, लेकिन हम लोग ज़रूर आश्वासन देते हैं बच्चों को कि वो जो पूछा अगर उस समय हम नहीं बता पाए तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है, इसका जवाब हम आपको कल बता देंगे। कल होके क्लास में जैसे ही जाते हैं पहले उस प्रश्न का जवाब हम देते हैं, फिर हम आगे की शुरुआत करते हैं। इसलिए उसी तरह से हम लोग रहेंगे आगे भी। क्लास में भी जो भी टीचर आएंगे वे सब स्कॉलर हैं, यंगस्टर हैं हमारे, और सब तरह से परिपूर्ण हैं, ब्यूटीफुल है। इसलिए उन्हीं लोगों को हम लोग इंगेज करेंगे जो नेट भी क्वालिफाइड हैं और रिसर्च भी किए हुए हैं। क्योंकि नेट क्वालिफाइड लोगों को अगर हम आपके सामने लाएंगे तो बहुत सारे वैसे क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब अगर हम नहीं दे पाएंगे तो वो आपको जवाब दे देंगे। तो इसलिए जो अनुभवी है वे अपनी टेक्निक बताएंगे, उनका जो नेट क्वालिफाई करने का जो सीक्रेट्स है वो आपसे शेयर करेंगे। और फिर आप अगर हिम्मत से काम लेंगे, साहस से काम लेंगे, बुद्धिमत्ता से काम लेंगे, समय का उपयोग करेंगे, क्योंकि आपका भी समय बीत रहा है और हम सबों का समय बीत रहा है। इसलिए समय के बारे में कहा जाता है कि इसकी सुई हमेशा आगे की ओर बढ़ती है। आपने किसी घड़ी की सुई पीछे की तरफ नहीं घूमते देखा होगा, चाहे वह घंटे की सुई हो, मिनट की सुई हो या सेकंड की सुई हो। तो उसी तरह से हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी सीखना है और हमारा जो लक्ष्य है वह प्राप्त करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। फिर अगले क्लास में बात होगी और हम लोग अगले क्लास से सिस्टमेटिक रूप से सिलेबस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कैसी किस टाइप का पूछा जाता है, कितने भागों में बटा होगा, किसकी तैयारी कैसे करेंगे, फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे होगी, सेकंड पेपर की तैयारी कैसे होगी,
सारी बातों को हम लोग सिस्टमेटिक रूप से करेंगे और इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग कुछ पढ़ के आएंगे और आपको पढ़ा देंगे। मैं तो यह चाहता हूं कि जो टॉपिक आपको सबसे कठिन लगे आप वही हमको दे दीजिए। सर आप इस पर हमें बताइए, यह सिलेबस में भी है और हम चाहते हैं कि इसी पर आप अपना व्याख्यान दें, हम उस पर व्याख्यान देंगे। हम जब पढ़ के आएंगे तब तो किसी टॉपिक को हम पढ़ के पढ़ा सकते हैं, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम उसी टॉपिक को पढ़ाएंगे और इसी तरह से आप जो भी टीचर आएंगे, जिस विषय के आएंगे, तो उसमें ढेर सारी बातें हैं जो आप जान भी रहे हैं। कुछ वैसे भी टॉपिक होंगे जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं वह आप अपने टीचर को सौंप दें, सर आप इसी पर अपना लेक्चर दीजिए, वो उसी पर अपना लेक्चर देंगे। फिर उसमें अगर कोई डाउट होगा, कोई कठिनाई होगी, तो उस पर आप सवाल जवाब करेंगे, जिसका जवाब वो उस दिन नहीं दे पाएंगे, दूसरे दिन देंगे। लेकिन यह सब कुछ तभी होगा जब आप नियमित रूप से आएंगे। इसमें शर्त यही है, हम लोग तो नौकरी में हैं तो आते ही हैं, पदाधिकारी रहें या विभाग में रहें, आना तो है ही। लेकिन अगर आप नहीं आएंगे तो वैसी स्थिति में जो हमारी इच्छा है और आपका जो मिशन है, आपका जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। हमें दुख जरूर होगा लेकिन नुकसान हमको नहीं होगा। हमें दुख होगा, नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको दुख हो न हो, नुकसान होना श्योर है। आपका कैरियर है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अभी जो समय है आपका 1.5 साल 2 साल का समय, इसका आप उपयोग जिस रूप में करेंगे तो आने वाले 30-40 वर्षों तक जो आपका लाइफ होगा उसको निर्धारित यही समय करेगा। आप 4th गियर में जाएंगे या 1st गियर में पदाधिकारी बनेंगे, यह फैसला करने का और उसके हिसाब से मेहनत करने का यही समय है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आपसे कि सबसे पहले तो आप सब लोग आएँ कक्षा में। जो लोग आज नहीं आए हैं उनको लगता होगा कि ऐसे ही मेरा चल जाएगा, लेकिन हफ्ता 10 दिन के बाद पता लगेगा कि उनके बदले हमने दूसरे का नामांकन ले लिया और फिर उनको उस मौके से हमने वंचित कर दिया। और यह क्रम चलेगा 6 महीने तक। ऐसा नहीं है कि एक बार होकर बंद हो जाएगा, यह क्रम चलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप सब आएँ